रात के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी अनजान सड़क पर बेसुध सा लड़खड़ाए कदमों से चला जा रहा था और सामने से तेज रफ्तार के साथ एक कार आ रही थी। कार में बैठे व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति को देखा तो ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। वो उतरकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वो पहले से ही बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में ही बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। साहनी साहब उस बूढ़े व्यक्ति की हालत देखकर घबरा गए। पूरा शरीर चोटों से घिरा हुआ था, सर से खून निकल रहा था। साहनी साहब उस बूढ़े व्यक्ति को ड्राइवर की मदद से उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। उसके चेहरे पर साहनी साहब ने पानी की कुछ छींटें मारी जिससे उस बूढ़े व्यक्ति को होश आ गया। साहनी साहब जाने माने बिजनेसमैन थे। बूढ़े व्यक्ति के होश आने पर साहनी साहब ने उसका नाम पूछा। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम रौनित बाबू था। बातों ही बातों में पता चला कि रौनित बाबू साहनी साहब के बचपन के दोस्त थे। अपने दोस्त को इतने दिनों बाद देख रौनित बाबू उनसे लिपट कर रोने लगे। साहनी साहब के आग्रह करने पर उन्होंने अपने ऊपर बीती सारी बातें बताई। रौनित बाबू अपने ऊपर बीती सारी बातें बताने लगे कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुए अभी 1 ही साल हुआ था। उसके जाने के बाद अकेलापन मुझे सताने लगा। घर मुझे काटने को दौड़ता और अभी 6 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे अमित की शादी की थी। मैं खुश था कि चलो बहू को बेटे का प्यार दूंगा। फिर सलीना घर की बहू बनकर आई। मैं कभी उसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकता टोकता। वो कहीं भी आए जाए, कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, वो हमेशा अपनी मनमर्जी से रहती। मुझे उससे कोई मतलब ना होता था। मेरा बेटा अमित सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम को देर से घर लौटता। लगभग 1 महीने तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी बहू सलीना के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा। वो मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आजकल के बच्चे बूढ़े लोगों से ज़्यादा मतलब रखते कहाँ हैं। लेकिन वो पूरा दिन फ़ोन पर बतियाती रहती। मुझे अच्छा ना लगता। मैंने एक दिन उससे ऐसे ही पूछ लिया, सलीना बहू किसका फ़ोन है? वो बोली, मैं मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझसे भी बात कराओ, मैं भी समधन जी से बात कर लूँ ज़रा। बाबूजी, मेरी मम्मी के पास अभी समय नहीं है, कहकर सलीना बहू ने फ़ोन रख दिया। फिर भी मैंने बुरा न माना। ऐसे ही दिन बीत रहे। धीरे धीरे सलीना बहू बाज़ार आने जाने लगी। आए दिन बाज़ार चली जाती और सुबह से शाम तक मेरे बेटे अमित के आने से 1 या 2 घंटे पहले घर वापस लौटती। एक दिन मैं उससे बोला, बेटी सलीना, बाज़ार से सामान मैं तुम्हें ला दिया करूँगा। वैसे भी मैं सारा दिन घर में खाली ही बैठा रहता हूँ। नहीं बाबूजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ले आया करूँगी। आप चिंता मत कीजिए, आराम से घर पर बैठिए। सलीना बहू ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन मुझे सुबह से शाम तक उसका घर से बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा भी क्या खरीदेगी सुबह से शाम तक। जब वो घर आई तब मैं उससे बोला, बहू सलीना, तुम ऐसे रोज़ रोज़ बाज़ार मत जाया करो और समय से पहले घर आ जाया करो। आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं। अकेली लड़की के लिए बाज़ार में रहना ठीक नहीं बेटी। तब बहू पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में मुझे झिड़कते हुए बोली थी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, और माहौल कैसा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चैन सुकून से खाना पीना मिलता है, उसी में खुश रहिए। मेरी ज़िंदगी में खलल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर वो तमतमाते हुए कमरे में चली गई थी। उस दिन के बाद से मैंने बहू को कुछ कहना ही छोड़ दिया।
मैंने अपने बेटे अमित को बताना चाहा, पर यह सोचकर चुप रहा कि बेटे बहू की अभी नई नई शादी हुई है, कहीं उनके जोड़े पर कोई गलत असर ना पड़े, दोनों के रिश्ता ना टूट जाए। ये सोचकर मैंने खुद ही बहू की तहकीकात करना शुरू कर दिया। एक दिन बहू फिर से बाज़ार जा रही थी। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। मैंने देखा सलीना बहू एक लड़के के साथ कार में बैठकर चली जाती है और शाम को भी वही लड़का उसे वापस छोड़ने भी आता है। ये दौर लगभग 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। मैं सब समझ रहा था, परंतु अपनी बहू को कुछ गलत नहीं कहना चाहता था। लेकिन जो मैं देखता वो मेरे बेटे अमित के साथ बहुत गलत हो रहा था। इसलिए उस दिन मैं अपनी बहू सलीना से तेज़ आवाज़ में बोल पड़ा, बहू ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम आती जाती हो? क्या ज़रूरत है तुम्हें ऐसे अनजान लड़के के साथ आने जाने की? मैं तुम्हें शरीफ समझता रहा, लेकिन तुम अपने पति के साथ मुझे भी धोखा दे रही हो। अगर आज के बाद वो लड़का तुम्हारे आसपास दिखा तो या तुम उससे मिली तो अमित को सब बता दूंगा। यह सुनते ही सलीना बहू मेरे पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी नहीं जाऊंगी। पर आप अमित को कुछ मत बताइए प्लीज़, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने सोचा वो सुधर गई, अब वो मुझसे प्यार से बोलती और मेरी देखभाल में लगी रहती। मैंने सोचा अब सब सही हो गया। एक दिन मैं अपनी बहू से कहकर गया कि बहू मैं शाम तक आऊँगा मंदिर से, आज भजन कीर्तन होगा शाम तक। कहकर मैं मंदिर चला गया। जब मैं मंदिर जा रहा था तो एक बाइक वाले की गलती से मुझ पर गंदे पानी की छींटें आ गई। मैं वापस घर लौटने लगा। घर आकर मैंने देखा कि घर के बाहर वही कार खड़ी थी जिसमें मेरी बहू किसी लड़के के साथ बैठकर जाती थी। मैं दबे पाँव से जैसे ही अंदर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सलीना बहू उसी लड़के के साथ कमरे में थी और दोनों बेशर्मी कर रहे थे। मैं ये देखकर मैं उन पर ज़ोर से चिल्ला पड़ा, सलीना बहू। मुझे देखते ही दोनों हक्के बक्के रह गए और वो अजनबी लड़का जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा आज बेटे अमित को सब बता दूंगा और मैं बाहर बैठक में जाकर अमित के आने का इंतज़ार करने लगा। तभी अमित तमतमाते हुए मेरे पास आया और मुझसे तमक कर बोला, बाबूजी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी सोच है आपकी? आप अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसी हरकत करेंगे? शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। उसने मुझे सब बता दिया। तभी अमित की पत्नी सलीना रोते हुए आई और अमित से लिपटकर रोते हुए बोली, अमित आज बाबूजी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सुनते ही अमित गुस्से से लाल पीला हो गया और बिना मेरी बात सुने मुझ पर टूट पड़ा। मुझे लात घुसों से मारा और मारते मारते मुझे घर से धक्का देकर निकाल दिया। मैं रोता गिड़गिड़ाता रहा। बेटा मेरी बात तो सुन ले, कहते कहते रौनित बाबू दहाड़े मार कर रोने लगे। सहानी साहब ने उन्हें चुप कराया और हिम्मत दिलाई, उनके ज़ख्मों पर दवा लगाई और खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन दोनों फिर से सलीना बहू की तहकीकात करने लगे। सलीना बहू लड़कों के साथ बाहों में बाहें डाले पार्क में घूम रही थी। उन्होंने सलीना बहू की वीडियो और पिक्चर लिए जिसमें वो लड़कों के साथ थी और उन फ़ोटो वीडियो को इकट्ठा करके बेटे अमित के ऑफिस पहुँचे और उसे दिखाया। ये देखकर अमित बोला, मैं क्यों भरोसा करूं आप पर, आप जाइए यहाँ से। फिर से आ गए। रौनित बाबू बोले, बेटा अमित मुझे तुझसे कोई लालच नहीं है, वो लड़की चरित्रहीन है। मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कैसा है, वो मेरी पत्नी है। जाइए अब यहाँ से। अमित भी इस सब से तंग आ चुका था।
वो भी जानना चाहता था। अगले दिन वो सेलिना अपनी पत्नी से कहकर गया कि मैं आज ऑफिस से लेट आऊँगा, खाना बाहर से खाकर आऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। कहकर अमित ऑफिस चला गया। रौनीत बाबू और सहानी साहब बेटे अमित के घर के बाहर नज़र रखने लगे। फिर से वही कार आई। उन्होंने अमित को फ़ोन किया कि जाओ अपने घर, देखो जाकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अमित आनन फानन गुस्से में घर गया। घर के बाहर एक कार खड़ी थी। ये देखकर ही अमित को गुस्सा आया, परंतु उसने धैर्य रखा। रौनीत बाबू और सहानी साहब घर के बाहर छिपे हुए थे। अमित दबे पांव से घर में गया। अंदर जाकर जो उसने देखा, उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। वो भौंचक्का रह गया। एक लड़का वही जो सेलिना को अपनी बाहों में लिए हुए था और दोनों एक साथ थे। ये देखकर अमित ने सेलिना का हाथ पकड़कर उसके बालों को खींचकर 2 जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। 2 थप्पड़ के मार से ही सेलिना सहम गई और उस लड़के का बाजू पकड़कर उसे लात घुसों से मारा और उस पर टूट पड़ा और डंडा लेकर उसके सर पर मारने ही वाला था कि तभी रौनीत बाबू और सहानी साहब पुलिस को लेकर घर के अंदर आ गए और उसे रोक दिया। पुलिस सेलिना और उस लड़के को पकड़कर ले गई। अमित अपने किए पर शर्मिंदा था। अमित अपने बाबूजी के पैरों में गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और दीवार पर अपना सर पटकने लगा। रौनीत बाबू ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। पहले बात को समझ लेना चाहिए। छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जो अमित ने अपनी पत्नी सेलिना के साथ किया, वो फैसला सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।